ओके डन ना, बात नहीं करेंगे अब। ठीक है डन। ठीक है, आज क्या स्टार्ट करना है हम लोग? यूनिट एंड मेजरमेंट। मैथमेटिकल टूल्स हमने क्या कर दिया, फिनिश कर लिया। तो सबको समझ में आ गया मैथमेटिकल टूल्स। वेंसडे को होगा उसका टेस्ट। ठीक है, तो जो नहीं पढ़े हैं पढ़ लेना, सारे वीडियोस हैं। और केमिस्ट्री और मैथ्स के भी सारे वीडियो सीक्वेंस में आ गए, मिल गया ना, नोट्स वगैरह आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपको ना ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, इसका पूरा नोट्स मैंने दे रखा है। ठीक है, देखियो, नहीं देखियो, मैं दिखा दे रहा हूं। ठीक है, नहीं देखियो तो देख लेना। ठीक है, सुन लो अच्छे से। ये है ना यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर 2। अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा नोट्स यहीं पे है। और ये मेरे खुद के नोट्स है जो आपको मिलेंगे, ये वाले दोनों है। ये पूरा जो है एकेडमिकली आपके लिए परफेक्ट है। पूरा चीज अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, वेल एक्सप्लेन्ड है। पूरा एक एक पॉइंट अच्छे समझाया गया है। पूरे चैप्टर का नोट्स है इसमें, आप यहां से देख के भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और कुछ इसमें वो भी दिया है आपको, न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ। तो टेस्ट के लिए ज्यादा प्रिफर इसी को करना आप लोग। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया? तो ये नोट्स अलग से बनाने के, अभी जो पढ़ा रहा हूं उसका भी नोट्स दूंगा, लेकिन नोट्स के लिए ये कंसीडर इसी को करना, ये बेस्ट नोट्स होगा आपके लिए। ठीक है, 27 पेजेस का पूरा नोट्स है इस पूरे चैप्टर का। ठीक, जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा उसका पूरा पहले आपको वो मिल जाएगा। टोटल 27 पेजेस है, सॉरी 31 पेजेस है। इसमें आंसर सॉल्यूशन वगैरह भी है। ठीक, एक ये है, इसके साथ एक और मिलेगा आपको जो कंपटीशन से रिलेट करता है, मैं आपको दिखा दूं। 11th है ना, फिजिक्स असाइनमेंट स्टडी मटेरियल। देखो इसमें एक और ये भी दिया है, ये वाला कंपटीशन के लिए। अगर आपको जेई नीट की तैयारी करना है ना, तो उसके लिए ये वाला प्रिंट भी दे रहा हूं आप लोगों को, बहुत कुछ जो आपको पढ़ने के लिए काम आएगा। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल है, दोनों आपको दे रखा है, जिसमें से पढ़ना, लेकिन इससे पहले वाले से नोट्स बना लेना आप। ये थोड़ा स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, सारा चीज आपको अवेलेबल है और सारा आपके पीडीएफ में है, सब अवेलेबल है। ये थोड़ा ज्यादा पेजेस होगा, जो सारे क्वेश्चंस जो है ना कंपटीशन वगैरह में आए हुए, पीएमटी में रिपीटेड क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग वगैरह में रिपीटेड, आईआईटी वगैरह के लिए ये वाला। और इसमें टोटल आपको इसमें भी बहुत सारे पेजेस हैं, 40 पेजेस है इसमें भी। ठीक, क्वेश्चन भी है, उसका सॉल्यूशन भी है। ठीक, तो दोनों आपको अवेलेबल हो गया है। तो अब मैं आपको पेज नंबर भी असाइनमेंट में दे दूंगा, उसको आपको पढ़ के आना रहेगा। क्लियर मेरी बात? चलो, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यूनिट्स का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा है, सारी चीजों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो बेसिक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिट एंड मेजरमेंट, तो इंट्रोडक्शन देख लो इसका क्या है। देखो, लेट अस एक्सप्लोर सम द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में बचपन से आते ही होगा, जैसा नहीं भी आया होगा तो देख लेना। क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में आता है कि रेम्बो देखें आप लोग कि नहीं देखें? Why does the rainbow have a specific color और specific pattern? इसमें जो कलर्स होते हैं ना, वो बहुत सारे कलर्स क्यों होते हैं और एक स्पेसिफिक पैटर्न में क्यों होता है? रेनबो देखा आप लोगों से कितने लोग? कैसा होता है उसका कलर सीक्वेंस, कैसा होता है? विवग्योर बोलते हैं ना उसको। ठीक है, विवग्योर में सबसे पहले क्या होता है? वायलेट। तो नीचे वायलेट रहता है कि ऊपर वायलेट रहता है? अच्छा, नीचे वायलेट नहीं रहता है, नीचे वायलेट रहता है। कंफ्यूजन है ना? तो एग्जैक्टली रेनबो दो होता है, एक होता है प्राइमरी रेनबो और एक क्या होता है सेकेंडरी रेनबो। दोनों का सीक्वेंस क्या होता है, पैटर्न अलग हो जाता है। ये 12th में ऑप्टिक्स में बहुत डिटेल से पढ़ोगे, बस प्रेजेंटली इतना याद रखना कि डिफरेंट 7 कलर्स होते हैं इसमें। क्लियर? तो अब ये होता है तो क्यों होता है? हम बात कर रहे हैं कि अब हम अभी तक हमने फिजिक्स नहीं पढ़ा, हम जस्ट अभी स्टडी चालू कर रहे हैं। कहने का मतलब आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, आप किसी जंगल में जस्ट अभी आप क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। ठीक है,
और आप चीजों को देख के एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों बन रहा है। ठीक है, क्यूरियोसिटी अब आपके अंदर जाग रही है, कुछ प्रॉब्लम है तेरे को, फिर वो उसको घूर क्यों रहा है। यहाँ देख, यहाँ देख, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी एमसीक्यूज भी होगा इसके। तो ठीक है, आपके अंदर एक ना दिमाग में आता होगा, जैसे कि जंगल में जो फर्स्ट टाइम जो पैदा हुए होंगे और जो फर्स्ट टाइम लोग देखे होंगे, तो देखे होंगे रेनबो बन रहा तो क्यों बन रहा है, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी हुई होगी। तो सेम क्यूरियोसिटी आपके अंदर भी होनी चाहिए। एक अकेला एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लाइक व्हाई डज द स्टार ट्विंकल्स, देखें स्टार वगैरह ब्लिंक करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो क्यों करते हैं ऐसा, कभी सोचे आप? नहीं सोचे, क्या करते हैं तो करते हैं, अपने को क्या जाता है। ये थिंकिंग का आपका, ठीक है, अब वो थिंक चेंज होना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। ठीक है, व्हाट इज द मेट्रॉइड, मेट्रॉइड समझते हैं आपको क्या होता है? दिन और रात हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा दिन और रात? सिर्फ दिन क्यों नहीं रहता यार, रात क्यों नहीं रहता? कभी सोचे आज तक? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्या क्या फर्क पड़ता, सुबह होगा स्कूल जाएंगे, फिर आएंगे, सो जाएंगे, फिर अच्छा है कि रात ज्यादा हो जाए। नहीं, अगर तुमसे अगर कोई दो ऑप्शन पूछे कि यार रात ज्यादा चाहिए कि दिन ज्यादा चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे? दिन बस 2 घंटे के लिए दे देना, रात पूरा 22 घंटे के लिए दे देना, सोएंगे आराम से ना। ठीक है, और जैसा बैठा ना वैसा बैठेंगे ना, नींद आएगा। हमेशा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से वो होना चाहिए, टेल्ट होना चाहिए सामने की ओर, और जैसा बैठेगा ना ऐसे करके, तो फिर नींद आ जाएगा। वैसे भी खा के आया होगा सबके सब। तो ये तुम अपने आप को इस जगह पे रखना, तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, वाई डू डे एंड नाइट, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में क्यों होता है डे नाइट, नाइट डे? ठीक है, ऑल दीज क्वेश्चंस लीड टू वर्ड्स, हमारी क्यूरियोसिटी क्या करता है? बढ़ाता है। जितने भी क्वेश्चंस थे ना, हमारी क्यूरियोसिटी क्या करता है? बढ़ाता है। कभी आज तक जेन्युइनली बताना, कभी आपने सोचा दिन रात क्यों होता है? नहीं सोचा आज तक, इतने बड़े हो गए नहीं सोचे। कुछ बच्चे सोचते हैं, ऐसा नहीं कि आप वो जो सोचते हैं वो स्पेशल होंगे, ऐसा नहीं, कुछ बच्चे सोचते हैं। ठीक है, कभी सोचे हो कि जो अपन साइकिल यूज करते हैं उसमें स्पोक लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? है ना, स्पोक की क्या जरूरत, बिना स्पोक के भी चल सकता था ना, पूरा एक फ्लैट पैनल बना देता तब भी चलता। ये बहुत सारी चीजें, ये आप नहीं सोच रहे हो, लेकिन कुछ बच्चे जरूर सोचते हैं इस चीज के बारे में। और जो सोचता है उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि हुआ तो क्यों हुआ, वो इसके रीजंस जानना चाहते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का बस इनिशियल फॉर्म है कि एग्जैक्टली फिजिक्स हम कहां से पढ़ना चालू करें। तो ये सारी चीजें जो है ना, आपको क्या, आपकी क्यूरियोसिटी क्या करती है? बढ़ा देती है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आपकी जिज्ञासा। देखो हिंदी बड़ा अच्छा लग रहा है हम लोगों को ना। ठीक है, तो आपकी जिज्ञासा क्या बढ़ा देती हो? बढ़ा देती है। तो क्यूरियोसिटी लीड्स अस द टू वर्ड्स, क्यूरियोसिटी हमको क्या करता है? एक और धकेल देता है, एक और लेके चला जाता है, दैट इज कॉल्ड बाय साइंस। हम किसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं? साइंस। ये जो हमारी क्यूरियोसिटी है ना, जैसे डे नाइट क्यों हो रहा है, ठीक है, स्टार्स ट्विंकल के फॉर्म में क्यों है, ठीक है, रेनबोज क्यों बन रहे हैं, ये सारी चीजें हम किसमें ये करते हैं? स्टडी करते हैं, साइंस। और कौन आप में से ऐसा जो साइंस को डिफाइन कर सकता है? साइंस के डेफिनेशन को डिफाइन आज तो मैं पूरा बताऊंगा, लेकिन कल आते ही पहले पूछूंगा। समझ में आया मेरी बात? अब डेली पढ़ के आना पड़ेगा जो पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो व्हाट इज अ साइंस? कौन है आप में से साइंस को डिफाइन कर पाएगा? नहीं डिफाइन कर पाएगा। सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अ फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड अगेंस्ट थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, हम जो चीजों को ना दो तरीके से क्या करते हैं? सीखते हैं, या तो एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे या तो ऑब्जर्व करके सीखेंगे। डे नाइट को हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं? ये ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये वॉल है, इसको पता है कि अगर इसमें सर को लगाऊंगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो ये ऑब्जर्वेशन है कि मतलब एक एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंट है। बात समझ में आया? तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन ही मिक्स्ड है किसका? साइंस का फॉर्म है। तो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को फिजिकली अपन क्या करते हैं? किसी भी मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर, एक तो ऑब्जर्वेशन होगा, दूसरा क्या होगा? एक्सपेरिमेंट। इन दोनों के बेसिस पे जो नॉलेज हम गेन करेंगे, उस नॉलेज को हम क्या बोलते हैं? साइंस। गॉट इट? कौन बता पाएगा डेफिनेशन? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड अगेंस्ट थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कौन बताएगा डेफिनेशन? सुन लो, देख लो, बोलना तो पड़ेगा। अब आगे नहीं बोल पाओगे, इतना सा डेफिनेशन नहीं बोल पाओगे। एग्जैक्टली साइंस क्या है यार? साइंस क्या है? जो हमारे आसपास जो फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है, जो मटेरियल है, उसका सिस्टमेटिक नॉलेज है। किस चीज का नॉलेज है? या तो एक्सपेरिमेंट है या तो ऑब्जर्वेशन है। क्लियर है मेरी बात? तो उसी को हम क्या कहते हैं? साइंस। तो एग्जैक्ट साइंस का मीन समझ में आ गया? साइंस एग्जैक्टली क्या? हाउ टू बी डिफाइंड अ साइंस? साइंस क्या? साइंस एक नॉलेज है। किस चीज की नॉलेज देता है? जो अपने आसपास जो मटेरियल है, फिजिकल वर्ल्ड है, इसके बारे में हमको क्या करता है? नॉलेज देता है। किस तरीके से नॉलेज देता है? या तो एक्सपेरिमेंटल या तो क्या करेगा? ऑब्जर्वेशन बेसिस। ठीक है, इस नॉलेज को हम क्या बोलते हैं? साइंस। चल शकुंतला खड़े हो जा और बोलने की कोशिश कर। ठीक है,
कॉपी खोल लिया, वेरी गुड, बंद कर दे। कॉपी बंद होना चाहिए जब तक नहीं बोलूंगा, बंद करो। हाँ बोलो, ऐसे ही बोलेगा हिंदी में, इंग्लिश वाले फ्लुएंटली इंग्लिश में बोलेंगे। of material world which we gain through experiment or observation। ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा? बहुत बढ़िया, क्या बात। अच्छा एक काम कर सकता, कल नेक्स्ट क्लास में बोलेगा, ठीक है ना, क्या भी बोलेगा? चल ठीक है, अभी बोल दे, ठीक है। क्या बोलता है? उससे पूछे पूछे बोलेगा, जल्दी बोल, टाइम नहीं है ना, बहुत कुछ पढ़ना। अब अपन दो चीजों को लेकर डिस्कस करते हैं, ऑब्जर्वेशन कितना सटीक होता है और एक्सपेरिमेंटेशन कितना सटीक होता है, ठीक है। तो देखो कुछ चीजें और आपको सीखना चाहिए, ऑब्जर्वेशन और उसके बारे में बात कर रहा हूं। ऑब्जर्वेशन को एक चीज को आप याद रखना, ऑब्जर्वेशन नीड नॉट टू बी ऑलवेज करेक्ट। जो ऑब्जर्वेशन होता है वो ऑलवेज करेक्ट नहीं होता। इस चीज के लिए एग्जांपल बता सकते हैं क्या? कोई एग्जांपल है? ऑब्जर्वेशन ऑलवेज करेक्ट हो सकता है? मतलब देखो, मैं ऑब्जर्व किया हूं कि ना आज ठीक 2 बजे बारिश हुआ, कल भी ठीक 2 बजे बारिश होगा, जरूरी है क्या? कई बार देखना शाम को बारिश होता तो अगले दिन भी शाम को ही होता है, नोटिस किया होगा कभी ऐसा? कभी अगर सुबह बारिश हो तो अगले दिन सुबह बारिश होता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पे होगा क्या? तो ये ऑब्जर्वेशन गलत हो गया ना। तो कई जगह पे ऑब्जर्वेशन एग्जैक्ट करेक्ट होगा जरूरी नहीं है, ठीक। तो जो दिखता नहीं, जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पे समझाता हूं, एक रेलवे ट्रैक दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना रेलवे ट्रैक? नॉर्मली रेलवे ट्रैक्स कैसे होते हैं? पैरेलल होता है ना, लेकिन अगर मैं एक पॉइंट से खड़े होकर दिखूंगा तो पैरेलल दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं क्या? ठीक है, तो एग्जैक्टली ये क्या, देखो यहां पे फिर से देखना, ये लाइन जो है ना, ये लाइन किसको बताता है? ये पैरेलल को बताता है। तो हम ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं, एक जगह खड़े होकर ऑब्जर्व करेंगे कि पैरेलल होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली वो पैरेलल है क्या? तो ये ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। समझ में आ गया? ऑब्जर्वेशन का मीन समझ में आ गया क्या होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बट एक्चुअली द ट्रैक्स आर पैरेलल, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या है? पैरेलल। ऐसे बहुत सारे चीजें होंगे। कांट ट्रस्ट ऑन द ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट इज एसेंशियल, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट एसेंशियल क्यों है उसके बारे में बता रहा हूं। याद रखना, ऑब्जर्वेशन हर जगह पे करेक्ट नहीं होता है, इसीलिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी? और एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट ही जो है हमको एक्यूरेट वैल्यू देता है, एक्यूरेसी वैल्यू देता है। जैसे आप में से कितने लोग इलेक्ट्रॉन को देखा है, बताओ? आप में से कितने लोग इलेक्ट्रॉन को देखे? नहीं देखे? इलेक्ट्रॉन नाम नहीं सुने हो क्या? नहीं देखे हो इलेक्ट्रॉन? अरे हाँ या ना बोलना भाई, नहीं देखा इलेक्ट्रॉन? क्यों नहीं देखे इलेक्ट्रॉन? दिखा नहीं कहीं पे, ठीक है ना। एटम देखे हो कि नहीं देखे हो? एटम भी नहीं देखे? क्या किए पूरी जिंदगी में? वो बोलता देखा हूं मैं तो, है नहीं देखा है क्या? कोई नहीं देखा एटम को? अच्छा एटम एग्जैक्टली क्या? डाल्टन ने क्या बोला था? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। तो एक सब्सटेंस का कितना एकदम स्मॉलेस्ट हो सकता है? बहुत ज्यादा छोटा हो सकता है। इतना छोटा हो सकता है कि उसको 2 वर्ड यूज करेंगे, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। समझते हो इसका मीनिंग? अब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो एक एक चीज को आपको समझना चाहिए। माइक्रोस्कोपिक, जिसको अपन नेगेट आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक। एक होता मैक्रोस्कोपिक, जिसको अपन नेगेट आई से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ब्रिक्स ले लेता हूं, एक ईटा ले लेता हूं, क्या मैं देख सकता हूं? उसको तोड़ देता हूं, 2 टुकड़े कर देता हूं, क्या देख सकता हूं? और टुकड़े कर दिए, क्या देख सकता हूं? दिखेगा? मैं टुकड़े करते 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 एकदम डस्ट जो होता है ना, वैसे कर दूंगा, तो उसके सारे पार्टिकल्स को तब देख सकता हूं मैं। तो जिसको देख पाऊंगा वो मैक्रोस्कोपिक कैटेगरी में आता है, और उस कंडीशंस में जिसको मैं नहीं देख पाऊंगा वो माइक्रोस्कोपिक कैटेगरी में आता है। पूरी फिजिक्स में वर्ड बहुत बार यूज होता है और इसका वेल डिफाइंड डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं, लेकिन आप समझ जाना, माइक्रोस्कोपिक बोला मींस जिसको मैं नेगेट आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकता। जैसे आपकी स्किन में कितने डस्ट आप देख सकते हो क्या अभी? तो अगर माइक्रोस्कोप यूज करूंगा तो देख सकते हो ना। आप नेगेट आई से देख पाए उसको, तो वो किस कैटेगरी का हो गया? अगर मान लो यहाँ पे एक स्क्रैच है, मैं उसको देख पा रहा हूं ना, तो ये माइक्रोस्कोपिक है कि मैक्रोस्कोपिक है? दोनों में डिफरेंशिएट कर लिए। अब नई नई चीज आप सीखते जाएंगे, उसको दिमाग में बैठाते चले जाएंगे, ठीक है। बहुत यूजफुल वर्ड है। तो अभी देखो इलेक्ट्रॉन, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंट हमको क्या देता है? एक्सपेरिमेंट हमको ये बोला कि भैया जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसका जो मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg।
-31 का मतलब समझते हो? इसको डिवाइड दे दो कितने टाइम, कितना हो जाएगा? मतलब कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 9.1103 ऐसा करते करते कितना 31 से डिवाइड दे दो। समझ में आ रहा? अगर 32 कर दूंगा तो फर्क पड़ेगा क्या? या 30 कर दूंगा तो फर्क पड़ेगा क्या? 31 ही क्यों लेके चले? क्योंकि एक्यूरेट होगा ना ये तो। अगर मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg है, मतलब ये एक्यूरेट है ना। जो भी निकाला होगा जे थॉमसन ईएम और E/m का जो रेशियो दिए थे मिलीकॉन ने, उन्होंने जब इसको ऑब्जर्व किया था तो इसका -31 ही क्यों रखा? -32 रखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 32 टाइम मतलब 31 टाइम 0 से डिवाइड कर रहा हूं, कितना छोटा अमाउंट होगा। तो ये वैल्यू तो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, एक्यूरेट वैल्यू है कि नहीं? तो ये एक्यूरेट वैल्यू किससे आया होगा? ऑब्जर्वेशन से कि एक्सपेरिमेंट से? एक्सपेरिमेंट से आया। तो एक्सपेरिमेंट हमको क्या देता है? एग्जैक्ट वैल्यू देता है, एक्यूरेट वैल्यू देता है। ध्यान पे रहेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट इज एसेंशियल, इसकी जरूरत है हमको। ठीक है, पूरी फिजिक्स में। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इट्स ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़े अपने 10th वगैरह में? V इज इक्वल टू आई आर, पढ़े होंगे ना? V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर, पढ़े? तो R इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई आई। ठीक है, क्या ये हमेशा कांस्टेंट होता है? मतलब R तो R क्या है? कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड बाय रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। मतलब V, इसका मतलब ही क्या होगा कि अगर ये कांस्टेंट है ना, आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो बता दे रहा हूं मैं कि अगर ये कांस्टेंट होगा R ना, तो V बाई आई का वैल्यू हमेशा सेम होना चाहिए। मींस इसका वैल्यू 20, इसका 10 ना, तो इसका रेशियो कितना आ गया? 2। इसका 40 तो इसका 20, इसका रेशियो कितना आ गया? 2। बात समझ में आ गया? इसका 60 तो इसका 30, इसका रेशियो 2, तो हमेशा इसका वैल्यू 2 आ रहा है ना? 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या ओम्स लॉ के लिए हमेशा सेम रहेगा वैल्यूज, आर के रेजिस्टेंस का वैल्यू? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप दो तरीके का ओम्स लॉ पढ़ेंगे अभी 12th में। 10th में पढ़े तो सिंपल पढ़े थे। ठीक है, अब जो 12th में पढ़ोगे वो वेरिएशन वाला पढ़ोगे। मतलब एक कर्व पढ़े होंगे सीबीएसई वाले लोग, वी और आई का कर्व पढ़े, ऐसा करके पढ़ा होगा सीबीएसई। लेकिन जब तू 12th में पढ़ेगा ना, तो इसको ऐसा वेरिएशन पढ़ेगा। तो इसका ये कहना है, इन ओम्स लॉ कैन से द रेशियो ऑफ द वोल्टेज, इट इज कॉल्ड बाय वोल्टेज, एंड द करंट may be constant और may not be the constant। तो कांस्टेंट होता भी है और क्या होता है? कांस्टेंट नहीं भी होता। तो ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते यहाँ पे। यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है? यहाँ एक्सपेरिमेंट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हालांकि ये जो मैं बोला ना, बहुत लोगों को उड़ गया होगा, समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दिया एज अ फॉर्मेलिटी। आगे पढ़ोगे वैसे। ठीक, वी नीड टू मेजर थिंग्स ऑल एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हम क्या करते हैं? थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, द पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इट इज टू बी एस्टैब्लिश द लॉज, हैज द मेजर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमको पर्पस क्या है? हमारा मेन पर्पस क्या है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक कुछ लॉज को क्या करना पड़ेगा? एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी चीज को एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमको क्या बनाना पड़ता? कुछ लॉ बनाना पड़ता। आपने 10th में कुछ प्रैक्टिकल किया था, एक्सपेरिमेंट किया था लैब में? अरे नहीं किए ना, और तो कोविड की वजह से नहीं किया, लेकिन एग्जैक्टली करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? करना पड़ता। प्रिज्म देखें आप, प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट होता है, एक ग्लास लैब होता है। तो जो प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट, वही ग्लास लैब के इससे एक्सपेरिमेंट दोनों सेम हो सकता था कि दोनों का एक्सपेरिमेंट क्या होगा? अलग अलग ही होगा ना। मतलब एक अगर मैं प्रिज्म को लेकर एक्सपेरिमेंट किया, वही एक्सपेरिमेंट एक ग्लास लैब जानते हैं कैसा होता है? एक ग्लास लैब, वही एक्सपेरिमेंट उसमें कर सकता था क्या मैं? नहीं कर सकता था। दोनों के दोनों क्या चीज है? अलग चीज है। तो दोनों के लिए लॉ क्या है? अलग है। तो हर एक्सपेरिमेंटल को प्रूफ करने के लिए हमको क्या चाहिए? लॉ चाहिए। क्लियर? तो याद रखो, वो लॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं। दिस लीड अस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बता दे रहा हूं। ठीक है, दैट इज मेजरमेंट। जो लॉ कौन देता है? मेजरमेंट देता है। ठीक, हमारे पास साइंस को पढ़ने के लिए दो तरीके थे, या तो आप ऑब्जर्वेशन करो या तो क्या करो? एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन हमेशा करेक्ट नहीं होता है, तो हम किसकी ओर बढ़ गए? एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ा? हर चीज का एक्सपेरिमेंट एक जैसा कर सकता हूं क्या? अभी यहाँ पे वॉल है, मैंने इसको ठोका, ठीक है, और कहीं पे अगर पानी होगा उसको भी ऐसे ही ठोकूंगा क्या? तो वो सेम रिजल्ट मिलेगा कि अलग अलग रिजल्ट मिलेगा? तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। तो हर एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए? रूल्स, लॉ बनाना पड़ेगा। तो लॉ किसके बेसिस पे बना पाऊंगा मैं? मेजरमेंट। लिंक कर पाए यहां तक? तो पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में, इसको हिंदी में माप बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक हिंदी, नेक्स्ट क्लास में आओगे तो पढ़ के आना। लेट अस अंडरस्टैंड सम टॉपिक बिफोर वी स्टार्ट द
दिस टॉपिक वेट नाम सुना आपने. व्हाट इज दिस? द क्वांटिटी इज कॉल्ड द फिजिक्स. ठीक है, वेट सुने नाम, लेंथ, हाइट, टेम्परेचर, ऑल दीज आर कॉल्ड बाय फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्यों बोलता है? फिजिकल मीन्स जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं. हम किसी के वेट देख सकते हैं ना यार, इसका वेट कितना है. ठीक है, हाइट देख सकते हैं ना, इसका हाइट कितना. टाइम बता सकते हैं ना यार, तू अभी इतने टाइम पे लेट आया करके. तो ये सारी चीजें क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी के अंडर आता है. क्लियर है? तो एग्जैक्टली फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये समझ लो. अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड बी फिजिकल क्वांटिटी. कितने लोगों को याद होगा डेफिनेशन? नेक्स्ट क्लास में याद होना चाहिए. जो जो टॉपिक बोल रहा हूं उसका डेफिनेशन याद करके ही आना. गॉट इट? ध्यान से रखना. अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल. वो क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. नहीं बोल सकते हैं मैं खास दिया, बहुत जोर से खास दिया, तो आप बोल सकते हैं बहुत जोर से खास दिए. उसको मेजर नहीं कर सकते. कर सकते हैं ना, ये कर सकती है. नहीं कर सकता है ना, मतलब ठीक है. अभी मैं बहुत दूर से पैदल आ रहा हूं, बहुत दूर से मतलब कितना दूर, मेजर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? मैं बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूं, मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते. कर सकते हैं ना. तो ये सारे क्या होंगे? फिजिकल क्वांटिटी. तो आज मैं बहुत खा लिया, मतलब कितना किलो खा लिया, उसको तो मेजर कर सकता है कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ये सारे क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन नेक्स्ट क्लास में फ्लुएंटली सबको याद होना चाहिए. अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी. अब भी कौन बोल पाएगा? हाथ उठाओ. बोर्ड पे तो लिखा, देख के तो बोलना है, खड़े होकर बोलो. ठीक है, वेरी गुड. एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आ जाएगा? लेंथ है, मास है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर. टेम्परेचर कैसे होगा फिजिकल क्वांटिटी? आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंडी है. क्या बोल? हाँ, ऐसे ही बोल सकते हैं. मेजर कर रहे हैं ना, तो आज ठंड है मतलब क्या? डिग्री सेल्सियस कम है. आज गर्मी है मतलब डिग्री सेल्सियस क्या है? ज्यादा है. तो ये और क्या होगा? वॉल्यूम. एरिया बहुत छोटा है, वॉल्यूम बहुत बड़ा वॉल्यूम है, बहुत छोटा वॉल्यूम है. डेंसिटी, ये सारी क्या चीज है? ये मेजरेबल क्वांटिटीज है. तो आपको समझ में आएगा फिजिकल क्वांटिटी में. सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी. ये क्या कौन कौन से होते हैं? लेंथ होते हैं, मास होते हैं. फील आ गया एग्जैक्टली फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? नहीं होता है? समझ में आ गया? हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड बाय फिजिकल क्वांटिटी. क्लियर है यहां तक? अब इसमें कुछ होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हम नॉर्मली क्या नहीं कर सकते? मेजर नहीं कर सकते. तो जिसको मेजर नहीं कर सकते वो क्या कहलाएगा? A quantity that cannot to be measured is called non physical quantity. ठीक है. लव, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं दोस्त. तो बहुत मतलब कितना? 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो. मतलब उससे ज्यादा वो फील ही नहीं कर सकता, उससे ज्यादा वो सोच भी नहीं सकता. ठीक है, ठीक है. एग्जैक्टली मैं 10 किलो करता हूं. मैं तेरे से हेटेड, मैं तेरे से बहुत नफरत करता हूं. कितना किलो नफरत करता है? 13 किलो. ठीक है. ये सारी चीजों को मेजर नहीं कर सकते. ठीक है. तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं आते. तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट टू बी मेजर्ड इज कॉल्ड द नॉन फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी क्लियर है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्लियर है. बहुत बढ़िया. अब इसके एमसीक्यूज जो पढ़े हो ना, उसका एमसीक्यूज है, सिर्फ देखना है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा. गॉट इट? चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी? सिर्फ देखना है, बोलना नहीं है. तैयार हो? तैयार हो? आंसर मिल गया? पढ़ लो. घनसानी तुम बोलो. एयर. एयर क्या है? एयर को मेजर नहीं कर सकता. आज बहुत तेज हवा चल रही है, नहीं कर सकते. नहीं पता चलता है, इसको पता नहीं चलता. बोलता है तेज हवा चल रही, नहीं पता चलता है. पता नहीं है, मतलब वो मेजर नहीं कर सकता उसको, लेकिन एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं. बैरोमीटर इज अ डिवाइस. जो जो चीज नई नई चीजें बता रहा हूं उसको दिमाग बैठाते चले जाओ. बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ एयर और प्रेशर ऑफ द एयर. ठीक है, इसका नाम क्या है? बैरोमीटर. आगे पढ़ो. ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम इसको मान लेते हैं कि एयर है कंपेयर टू द अदर थिंग्स. ठीक है, चलो. अब तेरी बारी होगी दोस्त, खड़े हो जाओ. और कोई किसी का हेल्प नहीं करेगा. मैं तेरा हेल्प कर दिया. ठीक, समझ में आ गया ना? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी? लाइक, डिसलाइक, हेटेड. तो लाइक होता है ना? हाँ,
अच्छा, वो वाला क्या था? एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? गाड़ी चलाया, गाड़ी जब स्टार्ट करता है तो मान ले तेरी गाड़ी स्टार्टिंग में कितनी स्पीड दिखाता है? 0 से स्टार्ट होता है ना, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ता है कि बस वो 0 स्पीड से चलता है? कितना स्पीड? 10 हो गया, तो 10 के बाद 20 होता है ना, तो टाइम के साथ तेरी जो स्पीड में चेंज हो रहा है ना, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेट कर रहा है ना गाड़ी, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगला चैप्टर हम लोग का है, ठीक है, वो बहुत सारा होगा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तुम बताओ। ये अरे रुक के ना, इसको बोलने देना। ऐसे ऐसे क्या हो तो इधर दिख रहा है क्या भाई? नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे बोल रहा हूं तो वो खड़ी हो गई धीरे से। क्या? क्यों साइंस? क्योंकि क्यूरियोसिटी हमको कहां तक लेके जाती है? साइंस तक लेके जाती है ना, वही हमको वो करता है। अब ये तो समझ में आ गया ना। तो अभी तक के पूरे वो में क्या क्या पढ़े हम लोग, ये बताओ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले साइंस। साइंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि हमको जिज्ञासा थी, ठीक है। मतलब ठीक वही कि हमको ना कहीं जंगल में कुछ ना खोजने जाना, तो किसी ने बोला कि एक साधु बाबा बैठे उन तक पहुंचो, तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी थी खोजना, तो हम साधु बाबा मतलब साइंस तक पहुंचे। साइंस क्या बोला कि भाई दो रास्ते हैं, एक तो एक्सपेरिमेंटल है, दूसरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। या तो सुनते हुए जा या फिर नापते हुए जा। गॉट इट? तो हम किसको कंसीडर किए? नाप, क्योंकि ये एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। हम ऐसे चलते गए, ठीक है, देख लो ना। तो क्लिक कर रहा है ना पूरा? याद रहेगा टॉपिक? तो इसके बाद हम कहां तक पहुंचे? क्वांटिटी तक पहुंच गए। तो क्वांटिटी में क्या समझ में आया? क्वांटिटी कितने तरीके का होता है? फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके, एक क्या होता है फिजिकल और एक क्या होता है नॉन फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटी किसको? जिसको हम मेजर कर सकते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो जिसको हम मेजर नहीं। आज तो हिंदी में बोल रहे हो चल जाएगा, नेक्स्ट क्लास में 15 मिनट हमेशा रिकैप रहेगा, तो पूरा पूछूंगा जो प्रीवियस में पढ़ाया हूं, पढ़ के आना पड़ेगा, समझ में आया? तो वैसे नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इन द टर्म्स ऑफ विच इन एनी लॉज। अब किसके बेसिस पे नापते हैं? या तो किसी क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, या इनडायरेक्टली, या अपन किसी फिजिक्स के लॉ बेसिस पर अगर मेजर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। दो क्वांटिटी के दो डेफिनेशन पढ़े इससे पहले फिजिकल क्वांटिटी का, और एक ये। तो आप ये वाला डेफिनेशन याद करके आना। समझ में आया? क्या डेफिनेशन ऑफ एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इन द टर्म्स विच एनी लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। याद रहेगा? सेम वही डेफिनेशन लेकिन थोड़ा एक्सटेंडेड है। तेरे को यही याद रखना, सीबीएसई है ना अपना, तो पूरा अच्छे से समझ में आ गया। तो क्यों ऐसा होता है ये मैं बताऊंगा अभी। हिंदी वालों के लिए इसको मत देखो। देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मोस्टली 3 टाइप होता है लेकिन अभी 2 टाइप में हो गए, तीसरा टाइप हटा दिया। फिजिकल क्वांटिटी एक होता है फंडामेंटल, दिख रहा है ना तुमको, और दूसरा क्या होता है? डिराइव्ड। और फंडामेंटल क्या होता है, डिराइव क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होता है, जो फंडामेंटल है। जैसे अल्फाबेट्स तो पढ़े है ना, पहली दूसरी में पढ़े होंगे ना, मतलब KG1 KG2 में ABCD। अगर ए लिखने बोलता तो ए लिखते हो कि साथ में बी भी दे देते हो, और अगर डी लिखने बोलूंगा तो सिर्फ डी लिखते हो ना। तो ये जो 26 अल्फाबेट्स है ये किसी पे डिपेंड है क्या? अगर ई लिखने बोलोगे तो खाली ई लिखोगे ना, समझ में आ रहा? जेड लिखने बोलोगे तो खाली जेड लिखोगे। तो ऐसे अल्फाबेट्स जो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड बाय फंडामेंटल अल्फाबेट्स। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, दोस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता देता हूं, अ फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड on any other physical quantity for its measurement is called the fundamental physical quantity।
याद रहेगा? पक्का याद हो जाएगा? ठीक है। तो ये कितने टाइप के होते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 7। कितने हैं? 7 टाइप। पूरी फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। जैसे इंग्लिश को पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में कितने होते हैं? 26 होते हैं। वैसे पूरी फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको कितना चाहिए? 7। ये 7 नेक्स्ट क्लास में याद रखना, ठीक है? मैं ये पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लेंथ होता है फर्स्ट, उसको मेजर किससे करते हैं? मीटर से। यूनिट इसका जो सिंबल होता है स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। सेकंड आता मास। लेंथ समझ में आता है ना? लेंथ समझ में आता है ना? मास समझ में आता है? हर किसी का क्या होता है? पर्टिकुलर एक मास होता है, वेट नहीं। वेट अलग होता है, मास अलग होता है। वेट क्या अलग होता है ये बताऊंगा, ठीक है? हम बात कर रहे हैं मास। तो मास को मेजर करते हैं किलोग्राम से, शॉर्टकट में केजी लेते हैं, ठीक? टाइम, टाइम भी फंडामेंटल, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? और ये मत बोल देना उस सेल में तो डिपेंड करता है, उसमें जो घड़ी में डालते हैं, ऐसा मत बोल देना, ठीक है? मोबाइल के चार्जिंग में तो डिपेंड करता है ना, चार्ज ही नहीं है तो कैसा टाइम बताएगा? तो ऐसा मत बोलना। टाइम जो है किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए वो फंडामेंटल है, ठीक है? इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्मॉल एस, सब स्मॉल में, ये चीज ध्यान पे रखना, ठीक है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर सुने हो नाम? अरे मोस्टली जो अपन ऑब्जर्व करते हैं ना, तो टेम्परेचर इसका होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्मॉल के। स्मॉल के, स्मॉल लेटर याद रखना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जानते हो ना, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किससे मेजर करते हैं? मोल। और इसका ये शॉर्टकट क्या होता है? MOL। इलेक्ट्रिक करंट, करंट देखा आपने? देखा है वो कैसा दिखता है? करंट देखा था? तो फील किया? करंट है ना? तो जो करंट होता है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता। उसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी नाम सुना हुआ है? इस लाइट में और उस लाइट में कुछ डिफरेंस है क्या? तेज कौन है? बड़ा वाला है ना, छोटा ना? अच्छा, इस लाइट में और इस लाइट में बताओ कौन ज्यादा? ये वाला है ना? कैसे पता चला? ये इंटेंसिटी को डिफाइन कर रहा है, ये उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिफाइन कर रहा है। मतलब लाइट की जो इंटेंसिटी को नापते हैं ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसका यूनिट होता है कैंडेला। इट इज मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। जिसकी ब्राइटनेस ज्यादा उसका ल्यूमिनस ज्यादा। बात समझ में आ गया? तो देखो इसका यूनिट होता है कैंडेला। इसको किससे नापते हैं? कैंडेला, ठीक? याद रहेगा? ये 7 सबको याद है अभी कि नहीं याद है? कितने लोगों को 7 याद हो गए? सिंपल है यार, हम पढ़ते हैं। चलो नहीं भी हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है। कल तो एक दिन का छुट्टी है ना, छुट्टी इन द सेंस फिजिक्स तो कल नहीं लगेगी ना, कल तो मैथ्स और केमिस्ट्री लगेगा। जब परसों आओगे तो सारा चीज आपको याद होना चाहिए। याद हो जाएगा ना? ठीक है, एक एक से पूछेंगे। अब हम 2 तरीके का क्या पढ़े थे? यूनिट्स पढ़े थे, मतलब फिजिकल क्वांटिटी। एक फंडामेंटल था, दूसरा क्या था? डिराइव था। तो फंडामेंटल ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और पे डिपेंड नहीं करते, ये 7 होता है, ठीक है? इसके बाद भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 टोक है, ठीक है? जिसको आप कैटेगरी से हटा दिया गया, फिजिक्स में वो है नहीं, लेकिन फिर भी फंडामेंटली मैं आपको बता दे रहा हूं, तो याद रखना। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। एक होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल समझते हो? मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली प्लेन एंगल क्या होता है, ठीक है? थोड़ा समझो प्लेन एंगल एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, अगर मान लो ना, सपोज कर लो कि एक पेपर है आपके पास, एक क्या? एक पेपर है, ठीक है? इस पेपर में अगर मैं 2 पॉइंट लेता हूं ना, 2 पॉइंट ले लिया, ये दोनों पॉइंट के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड बाय प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन एंगल। क्लियर है? डाउट है कहीं पे? नो डाउट, ठीक है? और इसका यूनिट क्या और लेते हैं हम लोग? इसका यूनिट हम लोग लेते हैं रेडियन। क्या यूनिट लेते हैं? रेडियन। और डिनोट किससे करते हैं? आर रेडियन। एक और चीज पढ़ोगे दैट इज कॉल्ड बाय सॉलिड एंगल। उसको देख लेते हैं पहले। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे एक स्फीयर है। स्फीयर समझते हो ना? फुटबॉल है। इमेजिनेशन एक फुटबॉल है और मैं यहां से देखता हूं, तो फुटबॉल को जब देखूंगा तो ये भी दिखेगा मुझे, ये भी दिखेगा, और कुछ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। आंख खराब है दोस्त, नींद आ रहा है? नींद आ रहा है ना? ठीक है, फुटबॉल को देखोगे तो बस कुछ और नहीं दिखेगा ना। इमेजिनेशन अगर ये फुटबॉल होता, ठीक है, जब मैं इसको देख रहा हूं तो ये भी मुझे दिख रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है, इस साइड का भी मुझे दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये पूरा जो एंगल बनाएगा ना, उस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल, जो सराउंडिंग एंगल बना रहा है। और प्लेन के लिए क्या होता है? 2 पॉइंट होते हैं ना, 2 पॉइंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। लेकिन ये क्या 2 पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं क्या इसमें? कितने सारे पॉइंट हो सकते हैं? बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो ये जो एंगल बना रहे हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं? सॉलिड एंगल। गॉट इट? कितने लोगों को क्लियर होगा?
नहीं हुआ? नहीं समझ में आया? ये क्या है एग्जैक्टली? इमेजिनेशन है, एक फुटबॉल रख लेना यहाँ पे और देखो तो फुटबॉल का 1 पॉइंट 2 पॉइंट कितने सारे पॉइंट आ रहे हैं कि नहीं यार? अरे वो देखियो फुटबॉल को जिसमें कैरी करते हैं, एक क्या होता है, एक जाली टाइप में होता है ना कुछ, देखिए तो क्या वो 2 पॉइंट को लेके बनता है ये सभी जगह पे? तो वो जो एंगल बना रहा होगा ना, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। ध्यान पे रखना, पढ़ोगे आगे, ठीक है? सॉलिड एंगल, इसको किससे डिनोट करते हैं? यूनिट स्टेरेडियन, SR, याद रहेगा? चलो ये देखो उसके बारे में बता रहा है, एंगल्स के बारे में बता रहा है कि सॉलिड एंगल कब बनता है, प्लेन एंगल कब बनता है। अब आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। किसके बारे में बात करते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। चलो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं ना। एरिया का डेफिनेशन सबको पता है? एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ को किससे नापते हैं यार? ब्रेड्थ को। तो एरिया किससे कंस्ट्रक्ट है? एक ही फिजिकल क्वांटिटी से कि 2 फिजिकल क्वांटिटी, है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या हो गया? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं अगर बात करूं वॉल्यूम, किसकी बात करूं? वॉल्यूम की अगर बात करूं तो वॉल्यूम में क्या होता है? लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये भी मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर। क्या होगा? क्या ये वॉल्यूम एक ही फिजिकल क्वांटिटी से कंस्ट्रक्ट है? ठीक है, 2 और मोर देन 2। ठीक है, मिनिमम कितना होना चाहिए? 2 फिजिकल क्वांटिटी, और मोर देन क्या होना चाहिए? 2 फिजिकल क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी का नाम सुना आपने? नहीं सुना है? क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू, अभी पूरा मैं लिखवाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे नापते हैं? मीटर। टाइम को किससे नापते हैं? सेकेंड। तो ये 2 फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है ना, तो ये भी क्या हो गया? डिराइव। तो 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच कंस्ट्रक्ट 2 और मोर देन 2। समझ में आया? Those physical quantity which are construct 2 or more than 2 physical quantities is called derived। जैसे अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा एप्पल लिखो, क्या लिखो? एप्पल। तो लिख सकते हो एप्पल? नहीं लिख सकते। तो एप्पल के लिए किसकी जरूरत पड़ी? एक ही जरूरत पड़ी। 2, एक पी, एक और पी, एक एल और एक ई। तो ये सारे क्या फंडामेंटल है ना? सारे फंडामेंटल को मिला के हमने एक टर्म्स बना, दैट इज कॉल्ड बाय एप्पल। ठीक है, और कैट सुने हो कि नहीं सुने? तो ये कितने फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना? 3। तो ये जो इस टाइप की जो भी क्वांटिटी बनता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड। डिराइव्ड के लिए क्या कंडीशंस है? 2 और मोर देन 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, सो जो कंस्ट्रक्ट होता है। तो अब बताओ, वो 7 थे, ठीक है? जैसे अल्फाबेट्स देखोगे तो 26 थे। ये 26 से मिलके कितने बनते हैं? 500 बनते हैं। इस 26 अल्फाबेट से मिलके टोटल कितने वर्ड्स बनते हैं? इन्फिनिटी ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो हर 1 घंटे कुछ निकालता है, 6 या 7 वर्ड निकालता है नए। तो उनकी क्वांटिटी कितनी हो गई? इन्फिनिटी हो गई। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है, इसकी क्वांटिटी क्या लिमिट है, लेकिन नए नए क्या हो रहा है? इन्वेंशंस हो रहा है, तो नए नए क्वांटिटीज आ रहे हैं। तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि इनका जो क्वांटिटी है वो फिक्स्ड नहीं है। समझ में आ गया? तो डिराइव किसको बोलते हैं? The physical quantity which is derived from the more than one of fundamental physical quantity, derived physical quantities। ठीक है, it is called by derived physical quantity। Definition clear है? Definition clear है? क्या था? The physical quantity which is derived from more than one fundamental physical quantities is called, या fundamental quantity is called derived। Clear है? जैसे वही एग्जांपल समझाएगा, एरिया, डेंसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, वर्क, ये सारे इसके एग्जांपल्स। क्लियर है? सम डिराइव्ड क्वांटिटीज, कुछ डेफिनेशन वगैरह बता रहे हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। क्यों मीटर पर सेकेंड? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब ये वेलोसिटी बाय क्या होता है? टाइम। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अभी अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे? फिजिकल क्वांटिटी। कितने टाइप में होते हैं? 2 फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सा? फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल किसको बोलते हैं? जो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। और इसको हम क्या कैसे निकालें? इसको अपन एक्सपेरिमेंटली डिराइव किए। समझ में आया मेरी बात? तो उसके बाद अब जो बन रहे हैं वो कैसा है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये कितने होते हैं? ये बहुत सारे होते हैं, इनकी कोई लिमिट फिक्स नहीं है। ठीक है, तो दोनों का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब हम कुछ क्या करेंगे, इसके वो देखेंगे, पोल्स देख लेंगे।
तैयार हो? जिससे पूछूंगा वो बताएगा ना, जिससे पूछूंगा वो बताऊंगा। ठीक है, हो गया तैयार? तुम बताओ। अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है ना? बैठो, बैठ गई क्या? सिर्फ पढ़ो और जवाब आ जाए तो यस कर देना। मिल गया जवाब? कितने लोगों को मिल गया? नहीं समझ में आया? कंसर्नी देख ले भाई, तेरे को नहीं मिला तो हाथ क्यों नहीं उठाता है? अच्छा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा गर्ल्स हाथ उठाएं करके, इसलिए हाथ नहीं उठाया था। गर्ल्स भी हाथ उठा लो। ठीक है, ठीक हो गया, हो गया, मिल गया आंसर। तू बता दोस्त। चलो क्या बात। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सारी चीजें हमने पढ़ रखा है। ठीक, बैठ जा दोस्त। मिल गया इसका भी आंसर? सबको मिल गया? तू बता कंसान। 7 ऑप्शन बोला करना ना, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, चलो। अभी कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ देखेंगे, जिससे पूछूंगा वो बोलेंगे। एक्सेलरेशन से क्या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन। एक्सेलरेशन के लिए पूछा है। चलो, कौन बता रहा? अटक गया क्या? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या था? वेलोसिटी बाय टाइम। क्यों ना? कौन बता रहा? तुम बताओ, जल्दी जल्दी खड़े हो जाना, बताना। हाँ, खड़ी हो ना। ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट, क्योंकि वेलोसिटी बाय टाइम था। देखे थे ना थोड़े थोड़े? नहीं समझ में आया? नहीं है? अरे अभी तो देखे थे ना। वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था? एक्सेलरेशन पूछा है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम दो पे डिपेंड है ना। अगर ऐसे देखेंगे तो वो 3 पे डिपेंड। बताओ कैसे? वेलोसिटी किस इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। समझ में आए? ऑलरेडी क्या चल रहा है? टाइम। तो ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू टाइम। समझ में आए? तो वैसे देखेंगे तो 3 पे भी है। क्लियर? लेकिन उतना डेप्थ में नहीं जाना। समझ में आ गया? तो चलो, ये देखो यहां पे दिया वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक, वेलोसिटी बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। हाँ, अब देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नया भी सीखोगे ना। कौन बता रहा? अरे ये ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो अब बस उस 7 को याद रखो, आपका बन जाए। क्या 7 में चार्ज वर्ड कहीं पे था? क्या चार्ज नहीं था 7 में? था ना? बताओ इसमें ऑप्शन क्या होगा, बताइए। बता, खड़ी तो हो? जल्दी खड़े है ना, जल्दी खड़े हो। फंडामेंटल नहीं है ये। वो 7 में ना कहीं पे भी चार्ज नहीं था, करंट था। और करंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। मतलब करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम होता है। ठीक है, तो जो चार्ज होता है ना, वो दो चीज से मिलके बनता है, दो फंडामेंटल, करंट और टाइम, एम्पेयर इंटू सेकेंड। तो ये डिराइव्ड में आएगा। देखो, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है, अरे हाँ है ना? क्लियर हो गया पूरा? तो मैं समझता हूं कि इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आता है यूनिट्स। तो यूनिट्स हम कब स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी जितना पढ़ा है उतना बहुत है एक क्लास के लिए, पढ़ के भी तो आना है ना। ठीक है, और अभी कुछ दे रहा हूं, उसको भी नोट करेंगे। अभी टाइप भी ज्यादा नहीं है, बहुत सारी चीज दे रहा हूं, उसको नोट करेंगे। तुम आओ बाहर। ये सीट है ना? इसमें वो टर्म्स निकाल के हमने सेपरेट किया है जो आपको ज्यादा यूज पड़ेगा पूरी फिजिक्स में, अभी भी, और 12th में भी, और कंपटीशन में। ठीक है, पूरे चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आए? तो इसको एक एक सबको बांट दे और बाकी लाके रख दे, और सारे बच्चे अपना नाम लिख लेंगे ऊपर। ठीक है, क्या है? क्या बोलती है? क्या है ये?
नहीं चाहिए क्या? वो नहीं डाला हूँ इसमें। ये सब ना आपके नोट्स में भी मिलेगा, ठीक है? नोट्स में भी देख लेना। रुक जाओ अभी, जो आपको करना है ना, हाँ, डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज अभी दिख रहा है ना ये वाला। फर्स्ट में क्या है? वेलोसिटी, यही इसी की कॉपी है ना। तो अब आप क्या करोगे? एक पेन है ना अपने पास, रखो उसमें। मैं सबका डेफिनेशन बता रहा हूं, कैसे बता रहा हूं सुन लो अच्छे से, फिर लिखते कैसे हैं, ठीक है? जैसे यहां पे दिया है वेलोसिटी ना, क्या लिखा है यहां पे? वेलोसिटी दिख रहा है ना। तो आप वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी के लिए होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और स्पीड के लिए होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। समझ में आया? तो जब नेक्स्ट क्लास में आओगे ना, तो वेलोसिटी बोलूंगा तो दिमाग में आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और स्पीड बोलूंगा तो क्या आना चाहिए? डिस्टेंस बाय टाइम। इसको याद कर लेना, ठीक है? तो इसमें तो लिखा नहीं है, तो कैसे याद करेंगे? वही पूरा लिखवा दे रहा हूं, फटाफट उसी में नोट कर लेना, ठीक? समझ में? छोटा छोटा नोट कर लेना। तो फर्स्ट लिख लिए, लिखते चले जाओ मेरे साथ साथ ना। वेलोसिटी हो गया ना यहां तक? हो जाएगा ना? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट टाइम जैसे ही आओगे बोलूंगा इंपल्स फोर्स इनटू टाइम। चाहते हो ना एकदम फिजिक्स स्ट्रांग हो? नहीं चाहता है? चाहते हो ना कि क्लास में भी एकदम बुम हो जाए, एकदम टॉप में रहो, तो ये सारी चीजें रट लो, अभी बहुत फायदे में रहोगे। समझ में आया? और मैं पूरे रटवा नहीं रही, ये वो चीजें निकाल के छाट के आपको अलग किया गया है, और ये एक दिन दो दिन का मेहनत नहीं है, ये सालों का क्या है? तपस्या, जो आपको फ्री में मिल रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो पढ़ के ही आना है जब ये सारी चीजें मिल रही है आपको। क्लियर है? तो जितना चीज निकाल रहा हूं वो कर लेना। प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? द स्ट्रेंथ ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन ही याद रखना। लिख पा रहे हो ना? तो इसको वर्क डन वाला ही यू याद रखना है ना। पावर, द रेट ऑफ वर्क डन, वर्क बाय टाइम। हट गया यार, लिख लिए क्या? वर्क बाय टाइम। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का वही लिखो, वर्क ही रहेगा। एनर्जी जहां गया वही रहेगा। पावर, पावर का हो चुका है ना? डेंसिटी, लिखते चले जाना, हट जाएगा। डेंसिटी का वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर रेडियन, वही, कुछ नहीं होता इसका, डिस्प्लेसमेंट ही रहता है, वो तो खुद ही डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशंस,
एंगुलर एक्सेलरेशंस, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस, मास इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस, टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। मैं बोला ना, अभी सब चीज पढ़ लिए ना, बहुत रिलैक्स फील करोगे पूरी फिजिक्स में, ठीक है। इसका होता फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। एंगुलर मोमेंटम इसका होता है लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम इंटू रेडियस। याद कर लो, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस, याद रहेगा। हो गया सबको यहां तक। देखो फिर अभी ऊपर करूंगा तो पूरा इरेज हो जाएगा। लिख लिए घनश्यामी, देख बता भाई, डन ना। चलो स्प्रिंग कांस्टेंट तक आ गया ना। स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया ना। फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, लेंथ भी बोल सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट लिख देना, फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो खैर हम निकालेंगे फॉर्मूला, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर होगा। क्या हो गया, अरे हो गया, लिख लिए क्या। वो क्यों हंस रहा है, कौन पागल हो गया भाई, अभी इस छोटी सी उम्र में भी है। ठीक है, मास स्क्वायर, फोर्स डिस्टेंस स्क्वायर एंड मास स्क्वायर कर लेना। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका भी से इसका ये होता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का, कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका भी इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रेविटी वाला होता। हो गया, याद हो जाएगा। कितना हो गया, 28 तो, जिसमें से 28 है ना, और उसमें से एक दो तो सेम है। अच्छा और भी है ना, अच्छा रुको रुको रुको, मैं इसको बढ़ा देता हूँ। हो गया, मिटा दो। चलो क्या था, ये था ना। कहां तक आ गए थे अभी, यही ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क डन बाय मास, वर्क डन बाय मास। वर्क डन बाय मास, याद रहेगा। मैं बोलूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, इट इज अ रेशियो ऑफ वर्क डन बाय मास। सरफेस टेंशन, फोर्स बाय, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक मिनट एम लिख दिया हूं, एग्जैक्टली लेंथ होगा मीटर ना। फोर्स बाय लेंथ, ठीक है। कपड़ा धोया आपने कभी, कपड़ा धोया है, अरे धान तो बोलो। तो आपके पास दो चॉइसेस है, टाइम हो गया ना क्लास का, तो फटाफट लिखो, नेक्स्ट क्लास में चॉइसेस बताता हूं। वेलोसिटी ग्रेडियंट, इट इज अ रेडियन पर सेकंड होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर सेकंड, याद रखना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको भी याद मत रखना, जब करेंगे तब करेंगे। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया,
एफ का फोर्स होता है, इसका होता है फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेन द एक्सपेंशन ऑफ लेंथ एंड द इनिशियल लेंथ, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं फाइनल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। ठीक है, मॉड्यूलर इलास्टिसिटी अभी जरूरत नहीं है, इसका भी यही होता है, जो स्ट्रेस का होता है वही मॉड्यूलर इलास्टिसिटी का होता है। तो लिख दे रहा हूं, याद रखना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस बाय क्या होता है? स्ट्रेन। पाइसन रेशियो नो रिक्वायर्ड एनी यूनिट्स। हो गया यहां तक? लिख लिए? सब लिख लिए? करना पीछे हटा दो, कौन नहीं लिख, उससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्लास में आओगे डेफिनेशन याद होना चाहिए दोस्त। तुम लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो वो अलग बात है, बस अगली क्लास में आएगा ना, पूछूंगा तो बता देना बस, बाकी कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है ना दोस्त। ठीक है, टाइम पीरियड का, टाइम बोला मतलब सेकंड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी सुने हो नाम, द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल वैल्यू होता है? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, उसका यूनिवर्स वैल्यूज होता है। बस इतना याद होना चाहिए, हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर मैं और भी दूंगा, लेकिन अभी धीरे धीरे आप बूम होगा आपको। क्लियर है? तो आज के क्लास में बहुत सारे चीज पढ़े, तो नोट्स कैसे बनाओगे? वीडियो देख के नोट्स बना लेना। ठीक है, और ये जो लीक, आज तो पूरा थ्योरी था क्या, तो इसका एक बेस्ट नोट्स आपके ऐप में। ठीक है, 2 असाइनमेंट है, जो नीचे वाला है ना वो नहीं निकाल सकते। कुछ क्यों नहीं निकाल सकते? कुछ ना क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो तेरे को फ्री में मिल रहा है ना यहाँ से ऐप से, वो बहुत सालों की तपस्या है। ठीक है, और उसके बाद भी उसको टाइप करवाने के लिए हमने लाखों रुपए क्या किया, दिया है टाइपिस्ट। समझ में आ रहा है? तो अब वो सिर्फ आप ऐप में देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन उसका प्रिंट नहीं निकाल सकते। प्रिंट निकाले कॉपी होगा, स्प्लिट्स होगा, फिर हमारी मेहनत तो गई ना। हमने तो कहीं से कॉपी नहीं किया ना, हमने तो उसको बहुत जाके देखना, उस नोट्स को बहुत कुछ अलग है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई बुक रिफर करने की जरूरत नहीं, सारा नोट्स यहीं से मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर के पहले पीडीएफ डाल दूंगा। अभी तो प्लानिंग ये भी है कि मेरा भी एक हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगा, वो भी वो आपको मिलने वाला है। समझ में? तो इतना सारा चीज मिल तो रहा, लेकिन पढ़ कहाँ रहे, वो अगली क्लास में पता चलेगा कि पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो आज जितना पढ़ाए हैं वो, और जितना ये डेफिनेशन है ये पक्का करके ही आना नेक्स्ट क्लास। पक्का कर लोगे? है कॉन्फिडेंस? तो सबके सब एक दूसरे के सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि यस कर लेंगे। ठीक है ना? खाओ ना, इससे क्या होगा पता, तू नहीं भी करेगा ना, तेरा पड़ोसी बोलेगा भाई कर लेना, नहीं तो मैं नहीं पढ़ जाऊंगा। इसके सर पे कसम है। ठीक है, ओके, तो डन, अभी के लिए बस इतना ही था। ठीक है, तो कल है आप लोगों का, ठीक है, फायदा रुक जाए अभी।